नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके के एमसीक्यू क्वेश्चनों की सीरीज शुरू की थी, जो आपके आने वाले एग्जाम हरियाणा सीटी मेंस और ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए प्यारे साथियों, आज का सेशन बड़ा प्यारा होने जा रहा है और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले की जो जनसंख्या है वो कितनी रहने वाली है। देखो जी, सिरसा जिले की जनसंख्या की बात करें तो ये हमारी रहेगी कितनी, 12 लाख रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे, जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी, तो 2011 की जो जनगणना है इसी के अनुसार आपको बताना है हरियाणा की कुल जनसंख्या। ठीक है, हरियाणा की क्या बतानी है आपको, कुल जनसंख्या के बारे में बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि जो हरियाणा की जनसंख्या है ये भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, भारत की जो जनसंख्या है इसका कितना प्रतिशत रहने वाली है। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कितना प्रतिशत रहेगी। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान बताना है। क्या बताना है, हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान रहने वाला है। उसके बाद बताएंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा, सर्वाधिक हमारे पास जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा, हरियाणा में किस जिले की सबसे ज्यादा जनसंख्या रहेगी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा रहेगा। उसके बाद बात आती है न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है ये आपके पास कौन सा रहने वाला है। इसके बाद सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो किस जिले का है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो ये घनत्व किस जिले का है। और उसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है ये किस जिले का रहने वाला है। तो इन तमाम क्वेश्चनों के बारे में आपको बताना है। देखो जी, सबसे पहले अगर बात की जाए 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो हमारी हरियाणा की कुल जनसंख्या है ये 2,51,53,462 रहेगी। कितनी रहेगी, तो 2,51,53,462। उसके बाद भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ध्यान रखेंगे 2.09%। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि भाई क्षेत्रफल के आधार पर जो हमारे हरियाणा का क्षेत्रफल ये भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 1.34% बताएंगे। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान क्या होगा, हरियाणा का भारत में ध्यान रखेंगे यहां पर 18वां स्थान हो जाएगा। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा, सर्वाधिक जो संख्या है जनसंख्या है वो कहां पर है, तो आप कहेंगे सर वो रहेगी हमारी फरीदाबाद में। कहां पर रहेगी सबसे ज्यादा जनसंख्या, तो वो आपकी रहेगी फरीदाबाद में। और ध्यान रखेंगे फरीदाबाद में 18 लाख प्लस जनसंख्या रहेगी। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा, तो मेरे भाई वो पंचकुला होगा। कौन सा होगा, पंचकुला। और इसकी जो जनसंख्या है वो 5.5 लाख के आसपास रहेगी। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां का रहेगा, तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो फरीदाबाद का रहेगा। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका सिरसा जिले का रहेगा। किसका, सिरसा जिले का 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और फरीदाबाद की अगर बात करें तो 2,443 या 42 है शायद, तो इतने जो व्यक्ति है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपसे ओवरऑल हरियाणा का जनसंख्या घनत्व पूछ लिया जाए, हरियाणा का क्या पूछ लिया जाए, जनसंख्या घनत्व, तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना रहेगा, तो आप कहेंगे सर 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व। कितने पे, एक वर्ग किलोमीटर पर कैलकुलेट किया जाता है जनसंख्या घनत्व को, जो कि अपने हरियाणा का 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ये आपका रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर सिरसा जिले की बात करें 303 और फरीदाबाद की बात करें 2,442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहां पर रहेगा। इसी प्रकार से अगर जनसंख्या की बात करें तो एक क्वेश्चन और यहां पर ध्यान रख लेना, कभी कभार आपसे जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में पूछ सकता है। और जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में जब भी आपसे पूछे तो हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर 19.9% रहने वाली है। ठीक है, यह बड़ा महत्वपूर्ण डाटा है, पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
चलिए जी, उसके बाद कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले का लिंगानुपात क्या होगा। अब देखो लिंगानुपात की बात करें तो आप मेरे को बताएंगे हरियाणा का लिंगानुपात ये कितना रहने वाला है। हरियाणा का लिंगानुपात है तो आप कहेंगे सर 879, कितना रहेगा 879 रहेगा। लिंगानुपात के मामले में सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो किस जिले का है, सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो किस जिले का रहेगा। ठीक है भाई, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात आप बताएंगे सर मेवात का रहेगा। उसके बाद सबसे कम जो लिंगानुपात है ये किस जिले का रहेगा, तो सबसे कम लिंगानुपात है मेरे भाई ये आपका गुरुग्राम जिले का रहेगा। किसका रहेगा, गुरुग्राम जिले का। तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो आपका कौन सा, मेवात जिला। सबसे कम किसका हो जाएगा, गुरुग्राम का। लेकिन ध्यान रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले का जो लिंगानुपात है वो 897 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले का जनसंख्या घनत्व जो मैंने आपको अभी बता दिया ये सबसे कम था। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का था, तो वो सिरसा जिले का 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले में पुरुषों की साक्षरता दर। अब देखो भाई यहां पर आप बताएंगे मेरे को हरियाणा की कुल साक्षरता दर कितनी होगी, हरियाणा की कुल साक्षरता दर कितनी होगी। उसके बाद हरियाणा में महिलाओं की साक्षरता दर, हरियाणा में किसकी बतानी है आपको, महिलाओं की साक्षरता दर। ठीक है, ये आपकी कितनी रहने वाली है। उसके बाद आपको बताना है हरियाणा में पुरुषों की साक्षरता दर, किसकी, तो ध्यान रखेंगे पुरुषों की साक्षरता दर है ये आपकी कितनी रहेगी। ठीक है भाई, और भाई इसके अलावा आप बता सकते हैं सर्वाधिक जो साक्षरता दर है, सर्वाधिक साक्षरता दर है वो किस जिले की रहेगी, और सबसे कम यानी कि न्यूनतम जो साक्षरता दर है वो आपकी किस जिले की हो जाएगी, न्यूनतम साक्षरता दर है वो आपकी किस जिले की हो जाएगी। तो ये 5 बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको बताने हैं। ठीक है मेरे भाई, तो देखो जी अगर बात की जाए कुल साक्षरता दर की तो वो रहेगी आपके पास 75.60। ठीक है, 75.60% हरियाणा की कुल साक्षरता दर है। महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो ये 65.9% हो जाएगी, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें तो 84.1% किसकी, पुरुषों की साक्षरता दर हरियाणा में। सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है, तो वो जिला होगा गुरुग्राम। और सबसे कम न्यूनतम साक्षरता दर है वो किस जिले की रहेगी, तो वो आपके नुहू यानी कि मेवात जिला है, इसकी जो साक्षरता दर है ये आपकी सबसे कम सबसे न्यूनतम रहने वाली है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और बता देंगे कि भाई 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी, मात्र 20%। कितनी थी, मात्र 20%। अब देखो इसका तो आंसर भी लिख रखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की जो साक्षरता दर थी सिरसा जिले में वो थी मेरे भाई 76.40%। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो सिरसा जिले में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी रहेगी, तो सिरसा जिले में महिलाओं की साक्षरता दर 60.40% है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आता है 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले की कुल साक्षरता दर है ये आपकी कितनी हो जाएगी। ठीक है, कुल साक्षरता दर है ये आपकी हो जाएगी 68.80%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना था। अब बात आती है शाह सतनाम जी स्टेडियम हरियाणा के कौन से जिले में है। कल मैंने बहुत सारे स्टेडियम कराए थे और उसमें से एक स्टेडियम बताया था जो आपको बताया था भाई कमेंट में आंसर करना है, लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया, तो वो होगा आपका बलिदान स्टेडियम। ठीक है भाई, बलिदान स्टेडियम ये आपका कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये चरखी दादरी में रहेगा। कहां पर रहेगा, चरखी दादरी में रहेगा। एक मैंने स्टेडियम बताया था जिसका नाम था महावीर स्टेडियम, और ये जो आपका महावीर स्टेडियम है ये आपका कहां पर रहने वाला है, तो ये आपका हिसार में रहेगा। ठीक है, एक स्टेडियम आता है राजीव गांधी स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम, और ध्यान रखेंगे राजीव गांधी स्टेडियम है ये आपका कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये हमारा रोहतक में स्थित रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हरियाणा अरावली गोल्फ कोर्स, ठीक है, ये आपका कहां पर रहेगा, अरावली गोल्फ कोर्स की अगर बात की जाए तो ये कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये फरीदाबाद में। ठीक है, कहां पर रहेगा, ये फरीदाबाद में। इसी प्रकार से
अगर डीएलएफ गोल्फ कोर्स के बारे में पूछ ले आपसे तो ये आपका कहां पर स्थित रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये गुरुग्राम में रहेगा। कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक हमारा खरगा गोल्फ कोर्स आता है। कौन सा? खरगा के नाम से। और खरगा के नाम से गोल्फ कोर्स पूछ ले तो ये आपका कहां पर स्थित रहेगा मेरे भाई? तो ये आपका अंबाड़ा में स्थित रहेगा। कहां पर स्थित रहेगा? ये आपका अंबाड़ा में स्थित रहेगा, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से शिवाजी स्टेडियम कहां पे रहेगा? कौन सा स्टेडियम है? तो ध्यान रखेंगे शिवाजी स्टेडियम है, ये आपका कहां पर स्थित होगा? तो ये आपका पानीपत में स्थित होगा। कौन सा स्टेडियम भाई? शिवाजी स्टेडियम। कहां पर रहेगा ये? तो ये आपका पानीपत में रहने वाला है। इसी प्रकार से भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा क्या? तो खेल प्रशिक्षण केंद्र। और अगर सबसे बड़े खेल प्रशिक्षण केंद्र की अगर बात की जाए तो ये आपका कहां पर स्थित होगा? तो आप कहेंगे सर ये हमारा HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण। एक आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका अपना खुद का अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो खेल ग्राउंड है वो रहेगा? तो वो आपकी MD यूनिवर्सिटी रोहतक रहेगी। और हरियाणा का सबसे अत्याधुनिक जो हमारा जो छात्रावास है किसके मामले में? तो ये खेल के मामले में खेल छात्रावास, ठीक है, सबसे अत्याधुनिक है, वो आपका गुरुग्राम में रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद करते चलेंगे मेरे साथ। स्टेडियम को कई बार पूछ लेता है। तो देखो जी, शाह सतनाम की बात करें या फिर भगत सिंह की बात करें तो ये आपका कहां पर रहेगा? तो आप कहेंगे सर ये सिरसा में स्थित रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से एकलव्य और अर्जुन स्टेडियम के बारे में पूछ ले तो वो आपका जींद में स्थित रहेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का पहला खुला शौचालय मुक्त जिला कौन सा होगा? देखो जी, ऐसे बहुत से हमारे जिले हैं जिनको ये जो प्रथम उपलब्धि है ये हासिल है और पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? इसका आंसर आएगा सिरसा जिला। पहला शौचालय मुक्त गांव कौन सा? सिरसा जिला, ठीक है। तो भारत का वो प्रथम जिला बताना है जमाबंदी करने वाला, ठीक है, ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला। तो आपको बताना है देश का प्रथम जिला, ठीक है, देश का प्रथम है ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला जिला, ठीक है। ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला जिला कौन सा होगा? ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला जिला कौन सा होगा? देश का पहला बताना है, देश का प्रथम है ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला जिला, ठीक है। हरियाणा का पहला सचिवालय, हरियाणा का जो हमारा प्रथम सचिवालय है वो आपका कहां पर स्थापित किया गया था? इसके बारे में आपको बताना है। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव, हरियाणा का प्रथम कैसा बताना है आपको? कैशलेस गांव बताना है। ये कौन सा होगा? हरियाणा का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव, हरियाणा का प्रथम क्या बता देंगे आप? वाईफाई हॉटस्पॉट गांव, ठीक है, वाईफाई हॉटस्पॉट गांव है, ये आपका कौन सा होगा? इसके अलावा आप मेरे को आंसर कर सकते हैं हरियाणा में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, ठीक है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल जहां पर सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है, ठीक है भाई, ये आपको बताना है। इसके अलावा हरियाणा में सबसे ज्यादा जो नहरों से सिंचाई की जाती है वो कहां पर की जाती है? ठीक है, नहरों से सिंचाई हरियाणा में सबसे ज्यादा, ठीक है, नहरों से सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है वो कहां पर की जाती है? और फिर आप बताएंगे मेरे को नलकूपों से, हरियाणा में नलकूपों से जो सिंचाई है वो सबसे ज्यादा कहां पर की जाती है? और फव्वारा से सिंचाई हरियाणा में कहां पर की जाती है? ऐसे क्वेश्चनों के जो आंसर है ये बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम के लिए। हरियाणा का पहला सचिवालय है ये मेरे भाई हैबतपुर में रहेगा। कहां पर रहेगा? हैबतपुर जींद में, ठीक है भाई। उसके बाद हरियाणा का पहला कैशलेस गांव नीलावाली हो जाएगा। कौन सा? नीलावाली हो जाएगा, जो कि आपका कहां का रहेगा? तो आप कहेंगे सर ये सिरसा जिले का। कहां का? सिरसा जिले का। हरियाणा का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव गुमथल्ला गांव हो जाएगा। कौन सा? गुमथल्ला गांव हो जाएगा, ठीक है, कुरुक्षेत्र का, ठीक है, कुरुक्षेत्र का। उसके बाद हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई है ये आपका सिरसा जिले में की जाती है। कहां पर है? सिरसा जिले में। नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई भी कहां से? सिरसा जिले में की जाती है। और नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई है ये आपकी कैथल में की जाती है, जबकि फव्वारों से सबसे ज्यादा जो सिंचाई की जाएगी वो आपकी महेंद्रगढ़ जिले में की जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। अभी हरियाणा का पहला शौचालय मुक्त जिला कौन सा बना था? तो वो आपका सिरसा बना था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सिरसा आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 2013-14 में सरसों और गेहूं के उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 कौन था? यानी कि यहां पर
अच्छा सिरसा, सिरसा का बताना है ओनली भाई, सिरसा का बताना है 2013-14 में सिरसा का गेहूं उत्पादन पूरे भारत में कौन से नंबर पर था। तो देखो जी, अगर हम इसकी बात करें, कृषि की बात करें, तो हमारे पास है एक मार्केटिंग बोर्ड आता है, हरियाणा कृषि मार्केटिंग बोर्ड, ठीक है, हरियाणा कृषि विपणन मार्केटिंग बोर्ड, ठीक है भाई। तो इसके बारे में आपको बताना है, इस बोर्ड का गठन है, ये कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहां पर रहेगा। उसके बाद आपको बताना है गेहूं का उत्पादन हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर होता है। गेहूं के बाद आप बताएंगे हरियाणा में सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, ठीक है, किसके बारे में, सरसों के बारे में। फिर आप बताएंगे मेरे को मक्का का उत्पादन हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, चावल या धान का उत्पादन हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर होता है। उसके बाद अरहर का उत्पादन हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, किसके बारे में बता सकते हो आप, अरहर के बारे में। केला और सेब के बारे में भी आप आंसर कर सकते हो कि केला और सेब का जो उत्पादन है वो हरियाणा में सर्वाधिक कहां पर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से चलो पहले इनके आंसर कर लेते हैं। देखो जी, हरियाणा कृषि विपणन मार्केटिंग बोर्ड 1 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी और ये आपका कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर हेडक्वार्टर इसका पंचकुला में स्थित रहेगा। केला और सेब की अगर बात करें तो मेरे भाई ये आपका फतेहाबाद में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, फतेहाबाद में हो जाएगा। गेहूं के उत्पादन में जो हमारा सबसे अधिक जो गेहूं उत्पादन होता है सिरसा है। सरसों की अगर बात करें तो भाई सरसों पहले महेंद्रगढ़ में हुआ करती थी, लेकिन अब इसका उत्पादन भिवानी पड़ेंगे। मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन है यह आपका पंचकुला जिले में होता है। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करनाल, और करनाल के बाद ध्यान रखेंगे वो तिरपल के पट्टी यानी करनाल और कुरुक्षेत्र और कैथल। अरहर का सबसे ज्यादा उत्पादन है यह हरियाणा के किस जिले में होता है, गुरुग्राम में होता है। और ध्यान देंगे सिरसा का उत्पादन ना, सिरसा में गेहूं का जो उत्पादन है उसमें यह पहला स्थान था, ठीक है। वैसे अगर बात की जाए तो भाई हमारा ओवरऑल जो हरियाणा है यह गेहूं के मामले में कौन सा स्थान रखता है, तो आप कहेंगे जी उत्पादन के मामले में चौथा स्थान होगा हरियाणा का। जबकि उत्पादकता देखी जाए तो उसके मामले में प्रति हेक्टेयर गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन पंजाब में होता है और पंजाब के बाद अपना दूसरा स्थान आता है किसका, भारत का। तो दोनों में आप फर्क समझना, कुल उत्पादन में पूछे तो चौथा स्थान है, लेकिन प्रति हेक्टेयर यानी कि उत्पादक जो क्षमता है वो हमारी ज्यादा रहेगी, इसमें हमारा स्थान है वो कौन सा आता है, तो आप कहेंगे सर दूसरा स्थान आता है, ठीक है भाई, दूसरा स्थान आता है। बहुत बढ़िया, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सिरसा जिला है ये किस जिले से अलग होकर बनाया गया। देखो आज मैं सारे जो तमाम क्वेश्चन है वो सिरसा जिले के लेके आया हूं और ये आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। ये वो क्वेश्चन है, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन में लेके आया हूं, ठीक है भाई। और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते जाएंगे, आपकी ऐसे ही बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखो जी, सिरसा जिला है ये किस जिले से होकर अलग हुआ था, तो ये हिसार से अलग हुआ था। अब कल मैंने आपसे स्थापना दिवस बताए थे, आज उन जिलों को पढ़ लेते हैं कि वो किन से अलग हुए थे। जैसे कि भिवानी जिला है ये किस जिले से अलग हुआ, तो आप कहेंगे सर भिवानी को हिसार से अलग किया गया होगा, किससे, हिसार से। इसी प्रकार से सोनीपत जिला है इसको किससे अलग किया गया, तो आप कहेंगे सर रोहतक से अलग किया गया था। और ये जो भिवानी और सोनीपत जिला कब बना था, 1972, 22 दिसंबर 1972। उसके बाद आता हमारा सिरसा जिला, आपने पढ़ लिया। कुरुक्षेत्र जिला, कौन सा, कुरुक्षेत्र जिला। कुरुक्षेत्र जिला है ये आपका 1973 में बना था और इसको अलग किया गया था किससे, करनाल से अलग किया गया था, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आता है फरीदाबाद। फरीदाबाद जिला किससे अलग हुआ था, तो आप कहेंगे सर ये बना तो 1979 में था, लेकिन इसको गुरुग्राम से अलग किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे, गुरुग्राम से इसको अलग किया गया था। बना कब था ये, 1979। फिर 4 जिले एक साथ बने थे, एक तो हमारा रेवाड़ी था। रेवाड़ी के बाद अगर बात करें तो एक आपका कैथल रहेगा। कैथल के बाद अगर बात करें तो एक आपका पानीपत रहेगा। और पानीपत के बाद अगर हम बात करें तो एक हमारा कौन सा रहेगा, यमुनानगर। कौन सा रहेगा मेरे भाई, यमुनानगर। अब देखो मेरे भाई, रेवाड़ी की अगर बात करें तो रेवाड़ी किससे अलग हुआ था, तो आप कहेंगे सर ये महेंद्रगढ़ से अलग हुआ था। किससे, महेंद्रगढ़ से। अगर मैं कैथल की बात करूं, कैथल, ये कैथल जिला है ये किससे अलग हुआ था, तो आप कहेंगे सर कैथल करनाल से ही अलग हुआ था। किससे, करनाल से अलग हुआ था या कुरुक्षेत्र से अलग हुआ था कैथल, ठीक है। तो कैथल है ये शायद कुरुक्षेत्र से अलग हुआ होगा। हाँ, कैथल जो जिला है ये आपका किससे अलग हुआ था,
तो आप कहेंगे सर ये हुआ था हमारा कुरुक्षेत्र से अलग, ठीक है। तो ये बिल्कुल कैथल किससे, कुरुक्षेत्र से। और पानीपत किससे अलग हुआ, तो ये आपका करनाल से अलग हुआ। इसी प्रकार से यमुनानगर किससे अलग होता है, तो आप ध्यान रखेंगे अंबाला से अलग होकर इसको बनाया गया। फतेहाबाद किससे अलग किया गया था, तो फतेहाबाद को मेरे भाई ध्यान रखेंगे हिसार के पास पड़ता है ना, तो इसको हिसार से अलग किया गया था। इसी प्रकार से जो हमारा मेवात गुरुग्राम से अलग किया गया, पलवल जो है वो आपका फरीदाबाद से अलग करके बनाया गया, झज्जर आपका रोहतक से अलग करके बनाया गया। तो इस प्रकार से जिले हैं ये आपका अलग होने का काम हुआ था। उसके बाद आगे बात आती है गुरुद्वारा चोर मारदा साहिब हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा। देखो जी गुरुद्वारा चोर मारदा की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे गुरुद्वारा चोर मारदा सिखों के 10वें गुरु से संबंधित रहेगा, जिसका नाम रहेगा गुरु गोविंद। क्या नाम रहेगा मेरे भाई, गुरु गोविंद नाम रहेगा। और ये आपका सिरसा जिले में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी खास बात क्या थी, बताया जाता है जो गुरुद्वारा जो गुरु गोविंद जी हैं ये एक बार सोए हुए थे और इसके घोड़े बंधे हुए थे। अब जो चोर आए उन्होंने घोड़े चुराने का प्रयास किया था, तो गुरुजी की शक्ति से वो चोर अंधे हो गए थे, ठीक है। उसी स्थान पर ये गुरुद्वारा रहेगा, गुरुद्वारा चोर मारदा साहिब, ठीक है। एक कपाल मोचन गुरुद्वारा आता है, कौन सा, कपाल मोचन गुरुद्वारा। तो ध्यान रखेंगे जो कपाल मोचन गुरुद्वारा है ये आपका कहां पर स्थित रहेगा, तो ये तो आप सभी जानते हैं जी यमुनानगर में स्थित रहेगा। इसकी खास बात क्या है, गुरु गोविंद जब बगानी का युद्ध लड़के आए थे तो यहां पर अपने शस्त्र धोने का काम किया था। लेकिन आपसे पूछ ले बगानी का युद्ध जीत कर गुरु गोविंद कहां पर गए थे, तो वो नाडा साहिब गुरुद्वारा था पंचकुला का। और ध्यान रखेंगे इसी गुरुद्वारे में एक हथियारों का संग्रहालय भी रहेगा। तो ध्यान रखेंगे क्या रहेगा यहां पर, एक हथियारों का संग्रहालय भी यहां पर स्थित है। हथियारों का क्या स्थित है, संग्रहालय भी स्थित है, किसमें, कपाल मोचन गुरुद्वारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है। गुरुद्वारा नीम साहिब, कौन सा गुरुद्वारा, तो आप कहेंगे सर गुरुद्वारा नीम साहिब, सभी ने सुन रखा है इसका नाम। तो ये गुरुद्वारा आपका कहां पर रहेगा, कैथल में स्थित रहेगा। इसकी खास बात क्या है, तो भाई ये जो गुरुद्वारा नीम साहिब बताया जाता है, जो यहां पर गुरु तेग बहादुर थे सिखों के 90वें गुरु, उसके पास एक दुखियारा आया था जो बीमार से पीड़ित था, ठीक है, जो पीड़ित था भाई। अब उसको क्या दे दिया था गुरु ने, जो नीम की निमोली वगैरह पत्ते वगैरह देने का काम किया, जो उसकी दवा के रूप में काम किया। तो उसके बाद वो पूर्णतया ठीक हो गया। और यहीं पे गुरुद्वारा है जो कि किससे संबंधित है, बताया जाता है इस गुरुद्वारे में बीमारी वगैरह है वो ठीक हो जाती है। तो ये इससे संबंधित रहेगा, कौन सा, गुरुद्वारा नीम साहिब। एक गुरुद्वारा आपने चिल्ला साहिब का नाम भी सुना होगा, किसका, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, ठीक है। तो इस चिल्ला साहिब गुरुद्वारे के बारे में आप बता देंगे कहां पर स्थित रहेगा, तो ये सिरसा में रहेगा। इसी प्रकार से टोपियों वाला गुरुद्वारा आता है, कहां पर है, एक टोपियों वाला गुरुद्वारा आता है। और टोपियों वाला गुरुद्वारा है ये आपका कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर कैथल में रहेगा। और इस गुरुद्वारे की खास बात क्या है, तो भाई ये जो टोपियों वाला गुरुद्वारा है ना, यहां पर रामायण, ठीक है, रामायण व गुरु ग्रंथ, ठीक है, रामायण और गुरु ग्रंथ है वो एक साथ पढ़े जाते हैं, ठीक है भाई। कौन से गुरुद्वारे में, टोपियों वाले गुरुद्वारे में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे, उसके बाद सुरखाब पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में है। कल हमने अच्छे से पर्यटक स्थल पढ़े थे तो आज ज्यादा नहीं करेंगे। अब देखो एक सैंड पाइपर है, ये हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा, तो आप कहेंगे सर सैंड पाइपर की अगर बात करें रेवाड़ी में, जंगल बबलर पर्यटक स्थल आपका रेवाड़ी में रहेगा। कल काला अंब के बारे में बताया था जो आपका पानीपत में था, ठीक है। इसी प्रकार से सार्स के बारे में पूछे तो समा पर्यटक स्थल और सार्स ये आपका गुरुग्राम में स्थित रहेगा। कहां पे रहेगा मेरे भाई, गुरुग्राम में स्थित रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है सुरखाब और तारा बाबा की कुटिया। कभी आपसे तारा बाबा की कुटिया पूछ लेना सुरखाब, तो ये आपका कहां पर रहेगा, तो ये आपका रहेगा सिरसा जिले में, ठीक है, सिरसा जिले में। और काली कंबली वाले का डेरा पूछे तो वो कुरुक्षेत्र में रहेगा, जबकि तारा बाबा की कुटिया है ये आपकी कहां पर रहेगी, तो आप कहेंगे सर यहीं पर रहेगी। कहां पे रहेगी, तो ये आपकी यहीं पर रहने वाली है, समझ गए, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या कहां पे रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये सिरसा में स्थित रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सिरसा जिले में स्थित लाला जो दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय है इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो देखो जी संग्रहालय से क्वेश्चन भी टीजीटी में पूछा जा रहा था तो आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। इसकी तो मैं डेट बता देता हूं आपको, ये भाई 26 अगस्त 2001 में की गई थी। तो आपको लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आपसे पूछ लेगा भाई हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय, हरियाणा का अगर सबसे बड़ा
वह पुराना संग्रहालय पूछ ले तो ये आप कहां पर आंसर करेंगे, मेरे को जल्दी से बता देंगे। ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद आता हमारा एक आध्यात्मिक, ठीक है, एक आता हमारे पास आध्यात्मिक संग्रहालय। ये आपका संग्रहालय कहां पर स्थित रहेगा। ठीक है मेरे भाई। तो देखो जी, हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना झज्जर में स्थित रहेगा। ठीक है, यह संग्रहालय कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे राज्य का सबसे बड़ा सबसे पुराना झज्जर में रहेगा। 1959 में ओमानंद सरस्वती के द्वारा बनवाया गया था। तो ध्यान रखेंगे ये आपका कहां पर रहेगा, झज्जर में रहेगा। और इसको बनाने का काम किया जाता है 1959 में, और उसका नाम था ओमानंद भारती। ठीक है, ओमानंद। ठीक है, तो ओमानंद का नाम है, ये आप ध्यान रख लेना। भगवान देव भी इसको बोलते हैं। और आध्यात्मिक संग्रहालय है, ये आपका कहां पर रहेगा, तो ये आपका पानीपत में रहेगा। ठीक है, अब देखो एक पुरातात्विक जो हमारा विभाग है, और पुरातात्विक विभाग के द्वारा हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहां पर रहेगा। एक तो आता हमारा कैसा राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय है, यह हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा। और एक आता हमारा राज्य स्तर का, कैसा, राज्य स्तर का संग्रहालय। तो राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपका पंचकुला में रहेगा। जबकि राज्य स्तर का आपका कहां पर स्थित रहेगा, तो वो आपका राखीगढ़ी में हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा, राखीगढ़ी में। तो इन संग्रहालय के बारे में आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा एक सभ्यता व संस्कृति का संग्रहालय आता है, किसका, हरियाणा में। अगर सभ्यता और संस्कृति का संग्रहालय पूछ ले, सभ्यता व संस्कृति का संग्रहालय है, इसके बारे में कभी आपसे पूछ ले, तो यह आपका कहां पर स्थित होगा, कुरुक्षेत्र में। कहां पर स्थित होगा मेरे भाई, कुरुक्षेत्र में। देखो संग्रहालय हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक हो, आपके मैक्सिमम 20 से 25 दिन, 20 से 25 क्लास से लेंगे, और कोई भी क्वेश्चन हरियाणा जीके का ऐसा नहीं होगा जो किसी बुक में दे रखा और हमने यहां पर डिस्कस नहीं किया और आपको याद नहीं हो। ठीक है, तो दोनों ही चीजों की हम गारंटी लेते हैं, आपका याद भी करा देंगे और अच्छा कंटेंट देने का काम करेंगे। चलो जी, पाकिस्तान के सबसे निकट हरियाणा का कौन सा जिला लगता है। तो देखो जी, पाकिस्तान के सबसे निकट कौन सा लगेगा, तो आप कहेंगे वो सिरसा जिला लगता है। उसके बाद हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कौन सा रहेगा। बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, टीजीटी में भी इससे संबंधित क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था। अब थोड़ा सा मैं आपसे बता देता हूं क्या, कि भाई सबसे पहले तो हरियाणा का या फिर हरियाणा में कुल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनकी संख्या कितनी होगी। कुल वन्य जीव जो अभ्यारण्य है इनकी संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर इनकी संख्या होगी 8। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे वर्तमान में इसकी संख्या है कितनी, 7। ठीक है भाई। एक देखो भाई, हमारे पास सबसे बड़े की अगर हम बात करें, अब ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा हमारा कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर अबूब शहर। कौन सा होगा, अबूब शहर, जो कि कहां पर होगा, सिरसा में होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, 28,492 एकड़ में फैला हुआ है। स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 26 नवंबर 1987। 26 नवंबर 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे, 26 नवंबर 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन ध्यान रखेंगे 2018 में इसको वन्यजीव अभियान की श्रेणी से निकालकर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र है या संरक्षित क्षेत्र है, यह घोषित कर दिया। और हरियाणा में यह एक अलग कैटेगरी बनाई सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र की। तो यह आपको ध्यान रखना है, सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र। और सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो इनकी संख्या हरियाणा में कितनी रहेगी, तो यह आपकी 2 रहेगी। ठीक है, एक तो कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक तो अबूब शहर हो जाएगा, और दूसरा आपका कौन सा, ब्रह्म सरोवर। क्वेश्चन यहीं से पूछ रखा था कि निम्न में से कौन सा सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है मेरे भाई, तो ये ध्यान रखेंगे 2 सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अब कभी यहां पे तो पूछ लिया और यहां पे पूछ लिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर देंगे, अबूब शहर कर देंगे। लेकिन कभी अबूब शहर आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा हो, तो फिर आप किसको मानेंगे, तो आपको पता है कि सर वो अब दूसरे नंबर पे आएगा, कौन सा, कलेसर। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, और ये जो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसके बारे में आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना हुई थी कब, 1996 में हुई थी। और ये हमारा कहां पर रहेगा, यमुना नगर में। और 13,000 एकड़ में ये फैला हुआ है। कितना, 13,000 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, अब देखो लाल जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण, धब्बेदार बिल्लियां, ये सारी आपकी कहां पर पाई जाएगी, भालू वगैरह, वो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है, कहां पर पाए जाते हैं, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य में। एक और पढ़ लो मेरे साथ, और वो कौन सा होगा, वो होगा हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य। हरियाणा का
सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य अगर आपसे पूछ लिया जाए, सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो उसका क्या नाम पढ़ोगे आप? तो आप कहेंगे सर छिलछिला। कौन सा हो जाएगा? छिलछिला। कितने एकड़ में? 71.45 एकड़ में। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1986। ठीक है। क्लोनल सफेदा संवर्धन केंद्र ये यहीं पर स्थित रहेगा। ठीक है, इसी वन्य जीव अभ्यारण्य में। और ध्यान देंगे ये वन्य जीव अभ्यारण्य आपका किस जिले में रहने वाला है? कुरुक्षेत्र जिले में। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके हम इनको रिवाइज करने का काम करेंगे। उसके बाद इंदौर स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में है? तो ये एक और नया स्टेडियम एचएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है भाई, इंदौर स्टेडियम। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, इंदौर स्टेडियम है ये आपका सिरसा जिले में स्थित रहेगा। किस जिले में? सिरसा जिले में स्थित रहेगा। उसके बाद प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया है, ये कौन से जिले से संबंधित है? तो सविता पुनिया की बात करें तो ये क्या रहेगी? तो आप कहेंगे सर ये गोलकीपर रहेगी। क्या रहेगी? गोलकीपर रहेगी हॉकी में। और ये किस जिले से संबंधित है? तो ये आपके किस जिले से? सिरसा जिले से संबंधित। ठीक है, सिरसा जिले से। अगर रानी रामपाल के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, रानी रामपाल, तो आप क्या कहेंगे? सर ये शाहबाद कुरुक्षेत्र से। कहां से? शाहबाद कुरुक्षेत्र से। और एक नाम आता है प्रीतम रानी शिवाच का। किसका? प्रीतम रानी शिवाच का। और प्रीतम रानी शिवाच की अगर बात करें तो ये आपके कहां से आती है? गुरुग्राम से। ठीक है, कहां से आती है? गुरुग्राम से। ठीक है। और एक नाम और ध्यान रखना चाहो, अनूप कुमार का नाम आता है, ये भी आपके गुरुग्राम से हैं। लेकिन ये खेलते हैं क्या? कबड्डी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? कबड्डी। लेकिन ये दोनों किसकी प्लेयर रहेंगी? हॉकी की प्लेयर रहेगी। कल बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल के बारे में बताया था, 2012 में कांस्य पदक जीतने का काम किया था। 2008 जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसमें विजेंद्र सिंह ने कांस्य पदक जीता था। किसमें? तो वो आपका बॉक्सिंग हो जाएगा। 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी ओलंपिक में कौन सा पदक है? तो ये उसने कांस्य पदक जीता था भारोत्तोलन में। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन है जिनको हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव जिसके बारे में आपको बता चुका हूं, और ये हमारा जो कैशलेस गांव है ये कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर नीलावाली। ठीक है, नीलावाली। ये आपको ध्यान रखना है, ये नाथूसरी चोपटा, ये भाई सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। सबसे कम ऊंचाई वाला क्या हो जाएगा? हरियाणा में क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा? तो वो सबसे कम ऊंचाई वाला स्थान हो जाएगा। कौन सा? नाथूसरी चोपटा। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूं जो क्लास है वो आपको पसंद आई होगी। काफी कुछ हमने आज की क्लास में सीखा है, कुछ नई बातें भी आपने सीखी होंगी। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कंटिन्यू पूरी क्लास देखते हैं, अगर आप क्लास में बोर नहीं होते हैं और कंसंट्रेट होके और एक मजे के साथ एक एंजॉय करते हुए जो क्लास है उसको अगर आप लेने का काम करेंगे तो भाई जितने भी दिन ये सीरीज चलेगी, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा उन्हीं क्वेश्चनों के साथ पूरे की पूरी हमारी जितनी किताबें हैं मार्केट में हरियाणा जीके की, सभी किताबों से जो कंटेंट है वो उठाया जाएगा और भाई सारे का सारा कंटेंट है वो अपनी इस क्लास में करवाने का काम किया जाएगा। जब इन क्लासों को मैं पूरा करा दूं और आपने अगर सारी क्लास ली है तो आपको जो किताब की किताब है वो याद हो जाएगी, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, एक विश्वास बना के आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, लाइक वगैरह भी कर दिया करो और थोड़ा सा हमारे चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, दूसरी वो जो इंश्योरेंस की क्लास थी जिसका मैंने कल कमेंटमेंट किया था तो वो मैं नहीं करा सका। ठीक है, उसके कुछ रीजन रहे जिस वजह से वो क्लास हम नहीं ले सके, लेकिन मैं आपको बहुत जल्दी ही इंश्योरेंस की जो क्लास है उसको प्रोवाइड जरूर कर दूंगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहेगी और वो मेरे ख्याल से 1.5 घंटे की पूरी क्लास बनेगी इंश्योरेंस के ऊपर, क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा आप वेट करें, थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखें। इसके अलावा ईवीएस की क्लास है वो भी नहीं हो पा रही 2 दिन से, तो हो सकता है कल सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल दोनों तीनों क्लासें हैं वो आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। तो बस आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग मुझे चाहिए, आप लोगों का प्यार हमें चाहिए, तो उसको आप बखूबी बनाए रखेंगे ये मैं उम्मीद करता हूं। चलो भाई मिलते हैं कल एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा और नए जोश के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।